जल्दी जल्दी सब तैयारियां देख लो, बुआ जी आने वाली है। पता है ना बुआ जी की आदत, आते ही सबके कामों में कमी निकालना शुरू कर देंगी। अब आपको पता है कि आपकी बुआ की आदत ही है आते ही कमी निकालना, तो फिर हम मेहनत क्यों करें? आप एक बात बताओ, हम चाहे जितनी रगड़ रगड़ कर सफाई कर ले, लेकिन तुम्हारी बुआ को आकर हमारे घर के हर काम में गलती ही निकालनी है, इसलिए मैंने तो टेंशन लेनी ही छोड़ दी है। ये क्या बात हुई शिवानी? अरे तुम अपनी तरफ से सारा काम बढ़िया करो, बाकी बुआ को मैं देख लूंगा। बुआ जी के आने की खबर सुनकर पूरे घर में हाय तौबा मची हुई थी। कोई पर्दे चेंज कर रहा था, कोई डस्टिंग कर रहा था, कोई बुआ की पसंद का नाश्ता बना रहा था। और सारा काम करने के बाद अब दोनों बहुएं जल्दी जल्दी साड़ी पहन रही थी, क्योंकि बुआ जी ने अगर उन्हें सूट पहने देख लिया तो फिर तो बवाल होना तय था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसी बुआ जी है जिनके आने से पहले इतना आंधी तूफान उठ रहा है। तो चलिए आपको बुआ जी से मिलवा देते हैं। बुआ जी यानी कि इमरती देवी अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ गुड़गांव में ही रहा करती थी। 2 BHK का फ्लैट था इनका, जिसमें वो अपने परिवार के साथ बड़े प्यार से रह रही थी। जब तक बुआ जी गुड़गांव में रहती थी, हर हफ्ते 2 हफ्ते बुआ जी का नोएडा अपने इकलौते भाई के यहाँ चक्कर लग ही जाता था। लेकिन कुछ दिन पहले बुआ जी उत्तराखंड शिफ्ट हो गई हैं, इसलिए इस बार बुआ जी पूरे 4 महीने के बाद अपने मायके आ रही हैं। अब 4 महीने बाद बुआ जी को देखने का घर में सबके मन में एक्साइटमेंट भी है और डर भी। शिवानी, बुआ जी का फ़ोन आ गया है, मैं उन्हें लेने के लिए मेट्रो स्टेशन तक जा रहा हूँ। तब तक तुम लोग बची हुई तैयारी निपटा लो। ठीक है, मैं माँ जी को भी बोल देती हूँ, काफ़ी देर से तैयार हो रही है माँ जी। माँ जी, बुआ जी आ गई है, आ जाइए अभी। हाँ हाँ, मैं तैयार हो गई हूँ। ये कम वक्त साड़ी सेट ही नहीं हो रही है। तुम दोनों ने साड़ी पहन ली ना? बहू को साड़ी पहनना तो तब आएगा ना भाग्यवान, जब तुम्हारी बहुएं साड़ी पहनेगी। और तुम उनसे साड़ी पहनने को तब कह पाओगी जब तुम खुद सूट को छोड़कर साड़ी पहनना शुरू करोगी। क्यों, ठीक कहा ना? ऐसा है कि औरतों के सूट और साड़ी में ना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आप जाइए, जाकर अपनी बहन के स्वागत की तैयारी करिए। फूल माला वगैरह मंगवा लेना, वरना पिछली बार की तरह मुंह फुला कर जाएगी आपकी बहन। कुछ ही देर में बुआ जी यानी कि इमरती देवी का विमला निवास में आगमन हो चुका था। घर तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है, एकदम चाक चौबंद। चलो थोड़ा देर से ही सही, लेकिन घर को साफ सुथरा रखना आ तो गया भाभी आपको। वरना मुझे तो ऐसा लगा था आपकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन घर का रख रखाव करना नहीं जान पाएंगी आप। अरे दीदी छोड़िए ना, क्या आते ही आप मेरी कमियां निकालने में लग गई। बैठिए, बहू अभी चाय नाश्ता लेकर आती होगी। प्रणाम बुआ जी, बड़े लंबे सफ़र से आई हैं, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना सफ़र में? अब बहू तूने पूछ लिया है तो बता देती हूँ। परेशानी तो बहुत हुई भाई। जब तक हम गुड़गांव में रह रहे थे, पता नहीं कैसे इस धुएं वाली हवा में सांस ले रहे थे। अब जब से हमने उत्तराखंड में रहना शुरू किया है ना, हम तो 2 घंटे के लिए भी दिल्ली आ जाते हैं, हमारा दम घुटने लगता है। सच्ची ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 8-10 सिगरेट एक साथ सुलगा कर छोड़ दी हो। मुझे तो सांस ही नहीं आ रही। हाय राम बुआ जी, कहीं अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई आपको? हम लोगों को तो बराबर सांस आ रही है, आपको सांस क्यों नहीं आ रही? सत्यानाश, अस्थमा हो मेरे दुश्मनों को। अरे मैं तो तुम्हें बता रही हूँ, वो जो हु की रिपोर्ट बता रही है। AQI देखा है तुमने दिल्ली नोएडा का? क्या ये QI क्या बोला आपने? अरे भाभी, बहू पर राज चलाने के अलावा ना थोड़ा दुनियादारी की भी जानकारी रखा करो। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि तुम्हारे यहाँ दिल्ली में इतनी जहरीली हवा हो रखी है कि यहाँ पर पूरा एक दिन रहने का मतलब है दिन की 12-15 सिगरेट फूंक लिया आपने। और एक हमारी पहाड़ों की हवा है, वाह वाह, ऐसी ठंडी ठंडी मीठी हवा आती है जैसे भगवान खुद छलनी लेकर छान कर भेज रहे हो। तुम लोग यहाँ मुआ AC चला चला कर ठंडा करते हो, और हमारे यहाँ तो भगवान ने अपने आप AC चला रखे हैं। इतनी ठंडक है कि क्या बताएं। इस चिलचिलाती गर्मी पसीने सब से मुक्ति हो गई हमारी तो। वैसे बुआ जी, इस बार तो आपको घर की साफ सफाई और चाय नाश्ते से कोई समस्या नहीं हुई ना? सब कुछ मैंने अपने हाथों से किया है। ठीक है बेटा, अब जब घर इतना छोटा सा है तो इसमें कोई कितनी सफाई कर लेगा। सामान कहीं तो रखा ही जाएगा ना, इसमें तेरी गलती नहीं है बेटा, मैं सब समझती हूँ। एक हमारे पहाड़ों के घरों में देख लो, इतने बड़े बड़े हवादार कमरे, जहाँ मर्जी वहाँ सामान रख लो, मजा ले जो घर में भीड़ भाड़ नजर आ जाए। और कमरों का इंटीरियर ऐसा कि देखो तो देखते ही रह जाओ। हर कमरे में अटैच बाथरूम है। और बेटा खाने पीने की तो तुझे क्या ही बताऊं, पहाड़ों के खाने की ना बात ही कुछ और होती है।
वहाँ के तो पानी में भी कुछ अलग बात है। हमारे यहाँ के पानी से तुम सिंपल दाल भी बना दो ना तो उसमें भी ऐसा स्वाद आता है कि सब उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। कहाँ तुम्हारे दिल्ली में ये नाले की तरह बह रही जमुना, और कहाँ हमारे पहाड़ों में कल कल करते बहती हुई नीले पानी वाली नदियाँ। कोई कंपैरिजन ही नहीं है बेटा। साफ हवा पानी में रहो तो मन भी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, और ये बातें तुम्हें तब समझ में आएंगी जब तुम खुद वहाँ जाकर अपनी आंखों से ये सब देखोगे और महसूस करोगे। हम तो कभी कभी ये सोचते हैं पता नहीं क्यों सारी जिंदगी यही गुड़गांव में रहकर बर्बाद कर ली हमने। एक बात बताओ तो बुआ, पहाड़ों में बस जाती सालों पहले तो फूफा जी नौकरी कैसे करते? उनकी नौकरी तो यहीं गुड़गांव में थी ना। वो तो फूफा जी रिटायर हो गए, उसके बाद आप गई पहाड़ों में। पहले सारी उम्र फूफा जी ने आपको यहाँ गुड़गांव में आलीशान फ्लैट में मौज करवाई, और अब उनके रिटायरमेंट के पैसों से मौज चल रही है आपकी। अरे चुप कर नालायक, बहुत जबान चला रहा है। और मौज करने जैसी क्या बातें हैं? सारी जिंदगी काली नहीं करी मैंने तुम्हारे फूफा के साथ। बिना पगार की नौकरानी होती है बीवी, 24 घंटे चाकरी करती है, तब जाकर 2 रोटी खाने को मिलती है। तुम्हारे फूफा ने कोई एहसान नहीं किया मुझसे शादी करके। कोई कमी नहीं थी इमरती देवी के लिए लड़कों की। अरे छोड़ो ना जी, बच्चा है, क्यों तुम भी बच्चों की बातों में आती हो। अच्छा ये बताओ कैसा है आपका पहाड़ों का ससुराल? हमने तो पहाड़ों के बस किस्से ही सुने हैं। उम्र बीत गई, आपके भाई साहब तो हमें कहीं घुमाने ही नहीं ले गए, बस टीवी में पहाड़ देखे हैं आज तक। अरे भाभी, इतना बड़ा फार्म हाउस बनाया है हमने, और रहने वाले कौन? बस हम 3 लोग। मैं तो कहती हूँ आप अपनी दोनों बेटी दामाद सबको लेकर आइए हमारे यहाँ। एक बार आएंगे ना तो लौटने का मन नहीं करेगा। कैसी बात करिए जी आप, इतने सारे लोग मिलकर एक साथ आपके घर पर धावा बोल देंगे तो कैसे संभालेंगी आप सबको? परिवार भी तो बड़ा हो गया ना, सब बच्चों की शादी हो गई, सब बाल बच्चेदार हो गए। हम सब मिलकर आ गए ना तो 14-15 लोग होंगे कम से कम। भाभी आपने बड़ी कमाल की बात करी। मैं कह रही हूँ आप 20 लोगों को लेकर आ जाइए। जब आपकी ननद खुद आपको बुला रही है तो आप क्यों पीछे हट रही हैं? और देखो, पहाड़ों में घूमने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। बुआ जी ने एक के बाद एक पहाड़ों में रहने के इतने फायदे गिनवा दिए थे कि अब तो घर में सबकी इच्छा हो रही थी एक बार तो बुआ जी के फार्म हाउस में घूमना बनता ही है। बुआ जी तो मेहमान नवाजे का आनंद लेने के बाद लौट गई थी, लेकिन पूरे परिवार के मन में एक इच्छा जाग गई थी। कुछ दिन बाद, मम्मी फाइनल एग्ज़ाम के बाद पूरे 1 महीने स्कूल बंद रहेगा। इससे अच्छा समय और कोई हो ही नहीं सकता। अभी उतनी गर्मी भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ बुआ भी बार बार आने के लिए कह रही थी, हम सब मिलकर चलते हैं पहाड़ों में बुआ जी के यहाँ। हम लोगों की तो दिल्ली में रहते रहते ज़िंदगी बीत गई। घूमने के लिए हम कभी कहीं गए ही नहीं, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतने में ही ज़िंदगी कट जा रही है। ठीक है बेटा, अगर तुम लोगों की इच्छा है तो चलो फिर जी के यहाँ, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सुनो, कंचन को भी बता दो, अब हम सब जाएंगे तो मेरी बेटी दामाद जी क्यों पीछे रहे, उन्हें भी ले चलते हैं। विमला देवी बेटी कंचन को फ़ोन लगाती है और उसे बुआ जी के यहाँ पहाड़ों में चलने के लिए कहती है। मम्मी, अब मैं जाऊंगी ना तो मेरे सास ससुर भी ज़रूर जाएंगे। अब तो जानती हो ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहीं जाएं और मेरे सास ससुर ननद और देवर पीछे हट जाए। अरे बवाल कर देंगे वो लोग। आप ऐसा करना, उनकी भी टिकट करवा लेना। चल बेटा, कोई बात नहीं, वो कौन सा पराये लोग हैं, हमारे रिश्तेदार ही तो हैं। जहाँ इतने टिकट होंगे वहाँ 4 और सही। और इस तरह पूरे 18 लोगों का परिवार बुआ जी के यहाँ पहाड़ों में जाने के लिए तैयार हो गया था। अब दिल्ली में तो गर्मी है, लेकिन मम्मी जी बुआ जी के यहाँ पहाड़ों में तो ठंड होती है ना। याद नहीं है बुआ जी क्या बता रही थी कि भगवान जी ने परमानेंट AC चलाकर छोड़ रखा है उनके यहाँ। मैं तो कहती हूँ वहाँ जाने से पहले सब लोग अच्छे बढ़िया कपड़े खरीद लो। पहली बार जा रहे हैं उनके यहाँ, ऐसे भिखारी की तरह थोड़ी ना उठ कर चल देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है बहू तू। ऐसा करो, सब लोग नए नए कपड़े खरीद लो। और हाँ, जीजी के यहाँ जा रहे हैं ना हम पहली बार, तो उनके घर के लिए पूरे परिवार के कपड़े खरीद लाना, मिठाई और मेवे भी ले लेना। अब बहन बेटियों के घर में खाली हाथ जाते अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। पूरे परिवार ने जमकर तैयारी की थी। पहाड़ों में पहनने के लिए गर्म ऊनी कपड़े, बुआ जी के पूरे परिवार के लिए गिफ्ट और आने जाने के टिकट मिलाकर सबका अच्छा खासा खर्च हो गया था। लेकिन फिर भी बुआ जी के घर जाने का एक्साइटमेंट ही अलग था। एक मिनी बस किराए पर लेकर पूरा परिवार फरवरी के आखिरी सप्ताह में बुआ जी के यहाँ पहाड़ों में पहुंच गया था। बुआ जी का इतना बड़ा 3 मंजिला फार्म हाउस जैसा घर देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। अरे जीजी, कमाल कर दिया आपने, इतना बड़ा घर। ये घर कम रिसॉर्ट ज्यादा लग रहा है।
अरे भाभी आप क्यों चिंता करती हो, अभी तो बस शुरुआत है। अंदर आकर देखो, दिल खुश हो जाएगा आपका। पिंटू बेटा देख, कमरों की कोई कमी नहीं है, सबको अलग अलग कमरा दे दे। किसी को भी एक ही कमरे में ठूस कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, बच्चों को फटाफट से गार्डन एरिया दिखा ला, आराम से खेलेंगे वहाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे भाभी बच्चों का यहाँ इतना मन लगेगा कि वापस जाने को दिल ही नहीं करेगा। अरे जी सही बताऊं तो आपका ये रिजॉर्ट देखकर हमारा भी यहाँ से जाने का दिल नहीं करेगा। बच्चों की क्या ही बात करें, सच्ची बड़ा सुंदर है। अभी वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि इतने में विमला का छोटा बेटा उनके पास आता है। अरे मम्मी आपको पता है यहाँ पर तो स्विमिंग पूल भी है। बुआ जी आपने तो होटल को भी मात दे दी। मैं तो जमकर सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाने वाला हूँ। अरे सब सुविधाओं का इंतज़ाम इसीलिए तो किया है कि बच्चे आए तो उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। गार्डन एरिया में झूले लगे हैं, कैरम खेलना हो तो उधर चेयर्स लगवाई हुई है, बाकी कमरों में गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी, हर चीज़ की सुविधा है। बेटा किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो तो तुरंत पिंटू को फ़ोन मिला लेना। बुआ के ज़ोरदार वेलकम से सभी लोग एकदम सन्न थे। कुछ देर बाद नहा धोकर फ्रेश होने के बाद सभी लोग बाहर आते हैं। भाभी मैं ये कह रही थी कि आप लोगों के लिए चाय नाश्ता कमरों में भिजवाऊं या आप सब लोग डाइनिंग रूम में आकर चाय नाश्ता करोगे? अरे नहीं जी, कमरों में क्यों खाएंगे, अरे पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, सब लोग मिलकर ही खाएंगे। और देखो बहन जी भी आएंगी हमारे साथ, कंचन की सास, उन्हें भी तो पता चले कि भाई हमारे घर की मेहमान नवाजी कैसी होती है। हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, आप लोग बैठो, मैं फटाफट बढ़िया नाश्ता भिजवाती हूँ। नाश्ता क्या था, ये तो किसी शाही भोज जैसा दिखाई दे रहा था। नाश्ते में 5-6 तरह के आइटम, चाय, कॉफ़ी, दूध, ब्लैक कॉफ़ी, इडली, सांभर, क्या कुछ नहीं था। मनपसंद खाना देखकर सभी लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। मम्मी जी आप सब लोग नाश्ता करने के बाद अपने अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को ना यहाँ की लोकल जगह पर घुमाने ले जाऊँगा। अरे बेटा मैं ये कह रही थी कि हम इतने सारे लोग हैं, कैसे घुमाने ले जाओगे? हमने तो अपनी वो गाड़ी भी वापस भिजवा दी, पता होता तो उसे ही रोक लेते 2-3 दिन के लिए। अरे मौसी जी बड़ी चिंता करी आपने, जब हम यहाँ बैठे हैं तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। अरे पहाड़ों में गाड़ियों की कोई कमी है क्या? मैं अब भी फ़ोन लगाता हूँ, 5-6 गाड़ियाँ यूँ आ जाएगी। सभी लोग आराम से गाड़ियों में बैठ कर चलो, मैं घुमा के लाता हूँ आपको एक से बढ़कर एक जगह। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत जगह है, आप लोग देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। बेटा पिंटू बच्चे भी साथ है, तुम बाहर घुमाने ले जाओगे तो वहाँ बच्चों को भूख लगेगी, फिर बाहर का खाना खाना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ खाना यहीं से पैक करा कर ले जाओ। ठीक है मम्मी, जैसा आपको, मैं खाना पैक करवा लेता हूँ सबके लिए। अरे समधन जी मान गए, बड़ी अच्छी है आपकी ननद, जितनी पैसे वाली है दिल भी उतना ही बड़ा है। देखो तो सही कितने आइटम थे नाश्ते में, और अपने खर्चे पर अब हमें गाड़ियों में बिठाकर घुमाने ले जा रहे हैं। बाहर खाना ना खाना पड़े इसके लिए लंच तक घर से पैक करवा रही है। भाई आज के ज़माने में कौन करता है किसी के लिए इतना। बिल्कुल ठीक है बहन जी आपने। अरे बहुत मधुर संबंध है हमारे जीजी के साथ। जीजी हमारी थोड़ी ज़ुबान की तेज़ है, लेकिन हम जानते हैं दिल की बहुत अच्छी है। अरे बहुत प्यार है उनके मन में हमारे बच्चों के लिए। देख नहीं रही आप, जब से बच्चे यहाँ आए हैं बच्चों के ही आगे पीछे घूम रही हैं। सब लोग कुछ ही देर में गाड़ियों में सवार होकर घूमने के लिए निकल गए। देर शाम को सभी लोग पहाड़ों की सैर करके लौटते हैं। पिंटू बेटा आ गया तू इन लोगों को घुमा के? देखिए हाँ मैंने भी ना सबके डिनर का बढ़िया इंतज़ाम कर दिया है। भाभी इधर मैंने बोन फायर जलवाया है आप सब लोगों के लिए, खाने का अरेंजमेंट भी आज खुले में ही कर दिया है। आग में हाथ सेकते सेकते खाने का मजा लो आप। याद करोगे कि इमरती के यहाँ आए थे, कोई छोटी मोटी बात है क्या? कुछ ही देर में टेबल पर खाना लग गया था। खाना क्या था, मानो कोई शाही भोग था। 5 तरह की सब्जियां, मिस्सी रोटी, दाल, तवा रोटी, बटर नान, सबकी पसंद का खाना टेबल पर सज गया था, जिसे देखकर सभी एकदम खुश हो गए। पिंटू बेटा वो मैं पूछ रहा था कि थकान बहुत हो गई है, कुछ उसका इंतज़ाम हो जाएगा क्या? मामा जी कैसी बात कर दी आपने। अरे आप तो गेस्ट हैं हमारे, आप बस हुक्म करो, सब इंतज़ाम है अपने पास। पापा बुरा ना मानो तो एक एक पैग हम भी लगा लें, थकान तो हमें भी हो गई है ना। अच्छा ठीक है बेटा, आज खुशी का मौका है, मैं मना नहीं करूँगा। चल पिंटू तो भी हमारे साथ लगा ले 2-2 पैग। इधर घर के बच्चे और महिलाएं खाना खा रहे थे, दूसरी तरफ पिंटू, मामा जी और उनके दोनों बेटे बोतल खोलकर बैठ गए थे। पूरा परिवार बुआ जी की मेहमान नवाजी और उनके पहाड़ों में बसे सुंदर ससुराल को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गया था।
देर रात तक हंसी मजाक और बातों का सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। 2-3 दिन तक सभी ने बुआ जी के इस रिजॉर्ट कम ससुराल में खूब मज़े किए। बहन जी, 3 दिन की ट्रिप पूरी होने को आई है, लेकिन सच बताओ मन नहीं भरता। दिल तो कर रहा है कि यहीं रह जाए, लौट के ना जाए यहाँ से। बढ़िया खाना, सुंदर मौसम और इतने खुश मिजाज लोग। अरे ज़िंदगी हो तो ऐसी हो। एक हम लोगों की लाइफ है, पूरा दिन काम की टेंशन, कभी बहू की किचकिच, कभी पति की, और यहाँ आकर लग रहा है मानो लाइफ में कोई टेंशन ही ना हो। आज ट्रिप का आखिरी दिन था। सभी ने भारी मन से अपना अपना सूटकेस पैक किया और शाम के ठीक 4 बजे सभी लोग बुआ जी के यहाँ से निकलने के लिए अपना सामान लेकर बाहर हॉल की तरफ आ जाते हैं। बहुत अच्छी लगी जीजी आपकी मेहमान नवाजी, सच्ची दिल खुश हो गया। और हाँ, अब जब आपने इतनी अच्छी मेहमान नवाजी कर दी है ना, तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले हम लोग। अगली छुट्टियों में फिर आएंगे। अरे भाभी, आप अगले साल फिर आओगी, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बल्कि मैं तो कहूँगी इस बार आप लोग 18 लोग आए थे ना, अगली बार 28 आना। अभी जो मेरे रिसोर्ट में 5-6 कमरे खाली बचे हैं ना, वो भी भर जाए। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैं समझी नहीं जीजी, कहना क्या चाह रही हो आप। अरे हमारा तो पूरा परिवार ही आ गया है, और किसको ले आएंगे हम। अरे भाभी, इतनी अच्छी सर्विस मिली है आपको यहाँ। अड़ोस पड़ोस में जाकर लोगों को रिव्यू रेटिंग कर देना, तो लोग खुद ब खुद आने लगेंगे हमारे रिसोर्ट में। अच्छा, आपकी ट्रेन का टाइम हो रहा है। पिंटू बेटा, मामी जी का बिल लेकर आओ। जीजी, हम कुछ समझ नहीं पाए, बिल किस चीज़ का। कोई बात नहीं भाभी, ये पिंटू है ना, बिल का सारा काम यही देखता है। पिंटू बेटा, मामा जी मामी जी को ज़रा समझा दे, उनके बिल कैसे कैसे बनाए तूने। मामा जी, ये 5 तो बोतल हो गई जो रोज़ रात को आप लोग लगाते थे, और ये 10,000 का आपका खाना हो गया, और ये जो 5 गाड़ी मंगवाई थी ना 3 बार, 15,000 उसका हुआ। और मामा जी, आप तो अपने घर के लोग हो, इसलिए रूम का रेट तो मैंने आप लोगों के लिए 50% ही लगाया है। 6 कमरे लिए थे ना आप लोगों ने, तो 12,000 आपका कमरों का हो गया। कुल मिलाकर 45,000 का बिल हुआ है आप लोगों का। क्या बात कर रही हो आप, 45,000 का बिल? अरे हम कोई होटल में थोड़ी ना आए थे। भाभी, ये देखो क्या लिखा है इधर, बुआ जी फार्म्स, आज नकद कल उधार। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और मैंने तो बताया था ना आपको कि मैंने फार्म हाउस बनाया है, तो फार्म हाउस तो रेंट पर ही लेना पड़ता है ना। और क्या कह रही थी आप, अगले साल आने के लिए ना? कोई नहीं भाभी, आपकी बुकिंग अभी से कर देती हूँ मैं। बुआ जी का पहाड़ों वाला ससुराल देखना विमला और उसके पूरे परिवार को बहुत भारी पड़ गया था। इसलिए चुपचाप बिल देकर सब अपने घर को लौट जाते हैं और फिर से कभी पहाड़ों में न आने की कसम खा लेते हैं। आम, नारियल पानी, ठंडा पानी, एसी, अरे ये सब तो बाद में याद आता है। सबसे पहले याद आते हैं हमारी अलमारी में रखे हुए वो हल्के फुल्के कपड़े, जिन्हें पहनने के बाद गर्मी का एहसास थोड़ा सा कम, पसीना कम और आरामदायक सा महसूस होता है ना। आपको भी याद आ गए ना आपके वो हल्के फुल्के से कपड़े। लेकिन हमारी पिंकी को ये सब कहाँ सूझने वाला था। वो तो ले रही थी जैकेट और ठंडी में पहनने वाले कपड़े। अरे माँ, मैं हनीमून के लिए मनाली जा रही हूँ, आपको पता है ना वहाँ कितनी ठंड होती है। हाँ हाँ, मुझे पता है, वहाँ बहुत ठंड होती है बेटा। तूने सारे कपड़े अच्छे से बैग में डाल लिए हैं ना? हाँ माँ, मैंने सब कुछ रख लिया है। हम लोग 10 दिन रहने वाले हैं वहाँ, कितना मज़ा आएगा ना। सही है, दिल्ली की गर्मी से तो शिमला में तुम दोनों को मज़ा ही आएगा। अच्छा, तूने बाकी कपड़े भी रख लिए ना? हाँ मम्मी, मैंने शिमला जाने वाली बैग अलग से बनाई है और घर में पहनने वाले कपड़े अलग से वाले हैं। नई दुल्हन है ना, अच्छे अच्छे सूट डालना, समझी? क्योंकि शादी के बाद सबकी नज़र नई दुल्हन पर ही रहती है। हाँ माँ, मैंने सारे अच्छे अच्छे सूट्स ही डाले। आप देखना, जब मैं पहनूंगी ना तो सब लोग देखते ही रह जाएंगे। हाँ, और सारे गहने भी अच्छे से पहनना। हाँ बेटा। हाँ माँ, मुझे पता है। तुम ना ज़्यादा चिंता मत करो, मैं ऐसे तैयार होंगी कि सबसे अच्छी मैं ही दिखूंगी। चल, अब तो बाकी की पैकिंग कर ले, मैं आती हूँ शादी के बाकी काम देखकर। ठीक है माँ। अनुज को फ़ोन कर लेती हूँ, पूछती हूँ सारी पैकिंग हो गई कि नहीं। हेलो, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। क्यों? अरे माँ ने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और साड़ियाँ ली है, तो बस यही सोच रहा था कि तुम उन कपड़ों में कैसी लगोगी। अरे वाह, तुम देखना, शादी के बाद मैं ऐसी तैयार होंगी कि तुम देखते ही रह जाओगे। रोज़ अलग अलग कपड़े, रोज़ अलग ढंग से तैयार होंगी मैं तुम्हारे लिए। वो कहते हैं ना,
शादी का लड्डू खाने में तो बहुत मीठा होता है, लेकिन जब उसे खा लेते हैं तो उसे पचाने में बहुत तकलीफ होती है। हमारी पिंकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अरे वाह वाह, चलो आ गए तुम दोनों घूम के। मज़ा आ गया होगा शिमला में तुम दोनों को। मज़ा तो बहुत आया माँ। वहाँ इतनी ठंडी ठंडी बर्फ़ थी कि पूछो ही मत। यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ओले गिर रहे हो। हाँ, यहाँ तो सच में बहुत ही गर्मी है। अरे अब क्या कर सकते हैं, घर तो वापस आना ही था एक ना एक दिन। चलो तुम दोनों अभी जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर बहू तुम रसोई में कुछ मीठा बनाकर सबके लिए खाना बना देना, ठीक है? जी ठीक है मम्मी जी। आ जाओ, हम ऊपर कमरे में चलते हैं। हाँ चलिए। दिल्ली की गर्मी तो देखो, मुझसे तो सहन ही नहीं हो रही। तुम एक काम करो, नहा लो और तैयार हो जाओ। आज मोहल्ले की औरतें भी आने वाली है शायद तुम्हें देखने के लिए। अच्छा, फिर तो कुछ अच्छा सा पहनना पड़ेगा। क्या हुआ, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं नहाकर तैयार होकर आती हूँ। तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दूँ? मेरे लिए तुम ट्रैक और टी शर्ट ही निकाल दो। इतनी गर्मी में मुझसे इतने भारी कपड़े नहीं पहने जाएंगे। इनका अच्छा है, ट्रैक और टी शर्ट पहन के बैठ गए। हे भगवान, मुझे तो भारी सा सूट पहनकर रसोई भी बनानी है और घूंघट डालकर बैठना भी है। आज तो बचा लेना राम जी। दिल्ली की गर्मी में जहाँ धूप में पापड़ रखो तो सिक जाते हैं, वहीं पिंकी ने आज भारी सा सूट पहना हुआ था जिस पर उसने सारे भारी गहने भी पहन रखे थे। अरे वाह बहू, आज तो तू बड़ी ही सुंदर लग रही है। अच्छा किया ये सब पहन लिया। आज मोहल्ले की औरतें भी आने वाली है तुम्हें देखने के लिए। अब एक काम करो, सबके लिए पहले ना हलवा बना दो, फिर खाना बना देना। जी माँ जी। और रिया तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ भाभी, चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रिया, तू नहीं कपड़े बदलेगी क्या? नहीं माँ, इतनी गर्मी है, हम तो यही नाइट सूट ही पहन कर रखेंगे बस। कोई मुझे भी नाइट सूट दे दो भाई। ये सूट पहनने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आग को लपेटा हुआ हो बदन पर। सही कह रही है तू। हम भी यही सोच रहे हैं कि कोई कॉटन का सूट ही पहन लेते हैं। हे भगवान, ये क्या जुल्म है। मेरे सामने ही सब लोग हल्के फुल्के कपड़े पहन रहे हैं और मैं हूँ कि अपनी मौत को दावत दिए बैठी हूँ। क्या हुआ भाभी, कब से आप कुछ सोच रही हैं? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यही। चलो हम हलवा और खाना बना देते हैं सबके लिए। हाँ भाभी, आइए हम आपकी मदद कर देते हैं। रिया और पिंकी ने मिलकर सारा खाना और हलवा सबके लिए बना लिया, लेकिन उसके बाद पिंकी की हालत गर्मी के कारण जलते हुए कोयले जैसी हो गई थी। बैठ जा बहू, बैठ जा थोड़ी देर। जी माँ जी। बड़ा शौक था मुझे गर्मी में शिमला जाने का। क्या सोचकर मैंने गर्मियों में शादी की। अब ये भी नहीं कह सकती कि मैं नाइट सूट पहन के बैठूं। क्या नई दुल्हन हूँ, कैसा लगेगा अगर मैं पुराने से हल्के फुल्के कपड़े पहन लूँगी तो। ये ले बेटा, ठंडा आई, इससे ना तुझे अच्छा लगेगा, पी ले पी ले। जी माँ जी। तू ठीक तो है ना बहू? हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? माँ, मोहल्ले की औरतें आई हैं बाहर, चलिए ना। अब हाँ हम आते हैं। पिंकी, तू एक काम कर, सबके लिए चाय लेकर बाहर आ जाना। जी माँ जी, ठीक है। इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है, ठंडा मंगवा लेते। अब फिर से मुझे रसोई में जाना होगा। पिंकी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन इतने सारे भारी कपड़े पहनने के बाद उसे बहुत गर्मी लग रही थी। लेकिन अब मुंह दिखाए में तो उसे घूंघट डालकर रहना ही था, जो उसके लिए और भी भारी हो रहा था। अरे वाह कावेरी, तेरी बहू तो काफ़ी सज धज के बैठी है। पिंकी बहू, तुम्हारा सूट भी ना काफ़ी अच्छा है। अब पहन के देखिए ना आंटी जी, फिर आपको पता चलेगा कैसा लगता है इस भारी सूट को पहनने के बाद। मानना पड़ेगा कावेरी, बड़ी सुंदर बहू लाई हो तुम, बिल्कुल चांद सी है। पता नहीं कब तक चांद सी रहूंगी। इस गर्मी में तो मुझे लग रहा है जल के कोयले की खान बनने वाली हूँ मैं। अरे शीला आजा, तू भी देख ले मेरी बहू को, आजा। हाँ, वो क्या है ना, यहाँ पर ऊपर पंखा चल रहा है, तभी यहाँ बैठी थी। मुझसे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ज़्यादा। हाँ सही कहा, दिल्ली की गर्मी है अभी तो ऐसी ना। आप सबने तो फिर भी हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए, कोई मेरे बारे में भी सोच लेता थोड़ा सा। कभी औरतें जाएंगी, कब मैं अपने कमरे में जाकर नाइट सूट पहनूंगी। कुछ देर पिंकी और कावेरी से बात करने के बाद सारी औरतें जाने लगती है, लेकिन अब पिंकी से ये गर्मी और सहन नहीं हो रही थी। उन औरतों ने पैर घर के बाहर रखा ही था कि पिंकी ने भागना शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ पिंकी बहू, तू ऐसे हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? कुछ नहीं, कुछ अर्जेंट याद आ गया मुझे। ये भाभी को क्या हुआ अचानक? कहाँ है? अरे क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? सब ठीक तो है ना?
जल्दी से मेरा नाइट सूट दे दो, जल्दी करो। अरे हाँ, 1 मिनट सांस तो ले लो पहले, मैंने कहा ना जल्दी करो। अरे हाँ, ये लो, मिल गया। कमरे में आने के बाद पिंकी ने सबसे पहले उस सूट को उतार कर फेंक दिया और हल्के फुल्के से कपड़े पहन लिए। अब ठीक हो? हाँ, अब लग रहा है कि सारी आग बुझ गई है मेरे बदन से। अरे तो तुम्हें इतने भारी भारी कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत थी? कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं नई दुल्हन हूँ, अगर मैं ऐसे हल्के फुल्के कपड़े पहनूंगी तो तुम्हारी माँ क्या सोचेगी? तेरे कोई अकल ही नहीं है कि नई दुल्हन कैसे रहती है? अरे ऐसे कपड़ों में तो ना तुम बैठ पा रही हो ना खा पा रही हो, हंसना तो दूर, इन कपड़ों में तुम्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो अलग। हाँ बात सही है, पर हर नई दुल्हन को ऐसे ही रहना होता है, कम से कम शादी के कुछ महीने तक तो। तुम्हें यकीन है कि कुछ महीने इस तरह तुम जिंदा रह पाओगी? अनुज मजाक मत करो ना, अरे मैं सच ही कह रहा हूँ। अरे अनुज, दरवाज़ा तो खोलना ज़रा। अरे माँ जी आ गई, रुको रुको, दरवाज़ा मत खोलना, मैं कुछ अच्छा सा पहन लूँ फिर खोलना। अरे पर कहाँ ना, रुको। अरे इतनी देर क्यों लग रही है अनुज? हाँ माँ, बस आया। अरे तुम दोनों सो गए थे क्या? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं माँ जी, आइए ना, कुछ काम था क्या आपको? हाँ बहू, मुझे तुमसे ना कुछ ज़रूरी बात करनी थी, मतलब तू बुरा मत मानना। हाँ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे आज सूट के बदले साड़ी पहननी चाहिए थी। नहीं नहीं माँ जी, कहिए ना। आज तूने जो कपड़े पहने थे ना, वो माँ जी मुझे लगा ही था, सूट थोड़ा सा सिंपल था ना। कोई बात नहीं, मैं कल साड़ी पहन लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे नहीं बहू, सूट तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ये कह रही थी कि इतनी गर्मी में इतने भारी कपड़े मत पहना कर। तुझे ये सब पहनते हुए देखकर मुझे गर्मी होने लगती है, सच में। तू कुछ हल्के फुल्के कपड़े पहना कर बेटा। माँ जी आप... नहीं नहीं, मतलब अगर तुझे ये भारी कपड़े पहनने हैं तो पहन सकती है, मैं तो बस। और पिंकी सास के गले लग जाती है। अरे इसे क्या हो गया अब? माँ जी आप देवी हैं, देवी, सच में वरदान बनकर आई हैं। हाँ, आपके चरण कहाँ हैं माँ जी? अरे इसे क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, गर्मी सर पे चढ़ गई है पिंकी के। हे भगवान, 7 बज गए, इतनी देर हो गई उठने में। अब तो लग रहा है कि सुबह का नाश्ता लेट ही हो जाएगा। माँ जी सुनिए ना, क्या बनाना है खाने में? अरे बहू, अभी तो उठी हो, थोड़ा चाय वाय पी लो, व्यायाम कर लो, सुबह की मॉर्निंग वॉक, कुछ अच्छी किताबें। अरे जब देखो खाने के बारे में सोचती रहती हो। अरे मम्मी जी, ये सब ना वेस्ट ऑफ लाइफ है, और मैं खाने के बारे में ना सोचूं तो किसके बारे में सोचूं? इंसान इस दुनिया में खाने के लिए ही तो आया है। मैं बेस्ट ऑफ लाइफ के बारे में सोचती रहती हूँ, और फिर किताबें पढ़कर किसका पेट भरा है बताइए? सास बहू की हर वक्त खाने की आदत से परेशान थी। बहू सारा दिन खाती रहती है, न जाने अंदर से इसके शरीर में क्या नुकसान हो रहा होगा। खाना पीना सो जाना, अब ये भी कोई लाइफ है भला? वैसे भाभी, आप रोजाना कितने किलो खाना खा लेती होंगी? हाँ? अरे इतना तो खा ही लेती हूँ कि तुमको सबक सिखा सकूं। जब देखो तब मेरे खाने पर नजर रखती हो। देखो ना माँ, सारा दिन इनके लिए खाना बना बना कर हाथ में छाले पड़ गए हैं, वरना भैया के ऑफिस जाने के बाद घर की रसोई में तो जैसे पहले काम ही खत्म हो जाता था। सही बोल रही है। वैसे बहू, अगर आज तुझे खाना खाना है ना तो खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई तेरे लिए इतना सारा खाना नहीं बना सकता। माँ जी इतना ज़्यादा थोड़ी ना खाती हूँ, थोड़ा सा तो खाती हूँ, और मैं रसोई में गई तो मेरे ऑफिस का काम कौन करेगा, इसलिए। थोड़ा सा? जितना आप खाना खाती हो ना, उतने में तो हमारा पूरा गांव खाना खा ले। हाँ तो खाती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम लोग नहीं बनाओगे मेरे लिए खाना तो मैं खुद अपने लिए बना सकती हूँ। अगले दिन नीमा और उसका पूरा परिवार पड़ोस की शादी में जाता है। अरे तुमने देखा नीमा कितना खाती है? हाँ मैंने देखा, हमने एक बार का पूरा नहीं खाया, वो तो दूसरी बार पूरा खाकर तीसरी बार अपने लिए खाना लेने चली गई। भला कोई इतना खाता है क्या? इंसान तो नहीं खाता, कहीं इनकी बहुत चुड़ैल। वो देखो नीमा की सास जमुना वहीं खड़ी है, चलो मजे लेते हैं उन लोगों के। हाँ हाँ चलो चलो।
दोनों नीमा और उसकी सास की तरफ जाते हैं। अरे जमुना बहन, कैसी हो? कुछ शगन वगन डाला है शादी में, या सिर्फ चरने ही आई हो अपनी भैंस लेकर? भैंस नहीं तो भैंस कहाँ कौन रखता है आज के ज़माने में। वैसे हाँ, शगन तो डाला है पूरे 1100 का। तुम बताओ। बहू को तो पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो हम सबको दिख ही रहा है ना जमुना बहन। डॉलर तो हमने 1100 ही है, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारी बहू खाना खा रही है ना, 10 लोगों का तो अब तक खा चुकी है। और अब तुम मीठे की बारी, बाप रे बाप। तभी बहू आ जाती है। अरे आप लोग यहाँ खड़े हैं, जाकर ज़रा छोले खाइए ना। एक बार खाएंगे तो 10 बार और खाएंगे, सच्ची में। हमारा तो पता नहीं नीमा, लेकिन शायद तुम्हें बहुत पसंद आ गए यहाँ के छोले, तभी तो हर 2 मिनट के बाद छोले के बर्तन के सामने चली जा रही हो। अरे माँ, भाभी को रोको, नहीं तो ये शादी का सारा खाना खा जाएंगी। घर पर तो खाती ही है, यहाँ भी। इससे पहले कि यहाँ का सारा खाना खत्म हो जाए, आप इनको रोको, सब मजाक बना रहे हैं। अब बस भी करना बहू, और कितना खाएगी? देख, दुल्हन के आने का समय हो रहा है। बहू, अब मेरी और बेइज्जती मत करवाओ, चलो। सास बहू को खींचती है। माँ जी, अभी मैंने खाया ही कितना है, मेरे छोले पूरी। माँ जी प्लीज़, यहाँ तो हलवाई बना रहे हैं, यहाँ तो ऐसा मत करिए प्लीज़। अरे कुछ नहीं होता, मैं तुझे ये घर जाकर खिला दूंगी। अभी के लिए यहाँ से चल बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान ले। सच्ची? ठीक है, बाय बाय मेरी छोले पूरी। मैं तुम लोगों से घर पर मिलती हूँ। ऐसे ही बहू जहाँ जाती बहुत खाती। अब तो घर वाले उसके साथ जाने से भी कतराने लगते हैं। कुछ दिनों बाद, आज माँ, मेरे किसी खास दोस्त ने हम सबको लंच पर बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहू। माँ जी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं पक्का कम खाऊंगी। मुझे पता है, इज्जत का सवाल होता है ना ऐसी जगह पर। क्या आप लोग सच्ची में इन पर भरोसा कर रही हो? ना माँ, ये नहीं मानेगी, लिख कर ले लो। देख बहू, वहाँ जाएगी तो तुझे अपने पति की इज्जत का ख्याल रखना है। ऐसा कोई काम मत करना कि तेरे पति को शर्मिंदा होना पड़े। माँ जी मुझे पता है आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है, लेकिन यकीन कीजिए मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी। भला कोई पत्नी क्यों अपने पति का सर नीचे करवाना चाहेगी? क्यों जी, बस ले चलिए ना मुझे एक बार। ठीक है, तैयार हो जाइए आप सब। पूरा परिवार तैयार होकर पति के दोस्त के घर लंच पर पहुंचता है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। खाकर तो देखिए एक बार। भाभी जी, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, उंगलियां क्या, जरूरत पड़ी तो प्लेट भी चाट लूंगी। सभी खाना शुरू करते हैं और बहू वो तो अपनी आदत के अनुसार रुकने का नाम ही नहीं लेती। अरे लाइए लाइए, क्या पनीर अंदर दबा रखा है, और जब तक पनीर आ रहा है जरा वो हलवाए ना। अरे नाना, कटोरी नहीं पूरा डोंगा दे दो, कोई बात नहीं। अब क्या, खाना तो लिमिटेड था, हो गया खत्म। माफ़ करना, वो मेरी वाइफ को खाना थोड़ा अच्छा लगा तो। अरे तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें खाने पे बुलाया और खाना कम पड़ गया। मुझे नहीं पता था कि भाभी कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह खाना खाती है। हाँ ये बात तो आपने सही कही, मुझे ना खाना बहुत पसंद है। ऊपर से इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बना था कि मैं खुद को खाने से रोक ही नहीं पाई। वैसे ज़्यादा अब भी नहीं खाया है, वो क्या है ना, घर से इन लोगों ने मुझे कहा था खाना कम खाना, तो मैंने कम ही खाया है। कम खाया है? अरे नहीं नहीं भाभी, भूखे नहीं जाना चाहिए, रुकिए मैं अभी और बनवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों का भी बस हो गया अब। हाँ वैसे कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आज से ना ऐसा मत करना कि मेहमान बुला लो और पूरा खाना भी ना बनाओ, ठीक है? अच्छा थोड़ी ना लगता है, भगवान का रूप होते हैं मेहमान। हाँ हाँ जी भाभी। जब सब बाहर चले जाते हैं। मुझे माफ़ करना जो भी मेरी बीवी ने किया, इसीलिए मैं तुम्हें लंच के लिए मना कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। अगली बार जब बुलाऊंगा ना तो मैं पहले से ही ढेर सारा खाना बनवा कर रख दूंगा, ताकि भाभी के लिए कम ना पड़े। पति शर्मिंदा होते हुए विदा लेता है। देखा तुमने मैंने किस तरह बात को संभाल लिया।
मैंने तो उल्टा तुम्हारी दोस्त पर ही इल्जाम डाल दिया। अरे पहली बार किसी को देख रही हूँ जो अपने झूठ बोलने पर इतना गर्व महसूस कर रही है। अरे शर्म कर, अपने पति की बेइज्जती करवा कर तू किस बात पर इतना गर्व महसूस कर रही है? मैंने तो पहले ही कहा था, इस भूखड़ औरत पर भरोसा मत करो। मिल गई शांति अपनी बेइज्जती करवा कर। बेचारा भैया तो इतने सदमे में है कि उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन, अरे मेरा भाई आया है, पता है विदेश में रहता है, शादी के बाद बीवी के साथ पहली बार आ रहा है। विदेशी है मेरी भाभी। आ रही है, देखिए आप लोग ना मेरी नाक मत कटवा देना। भाभी मैं क्या कह रही थी कि आपकी भाभी विदेशी है ना, और भैया भी घर पर नहीं है। तो आप एक काम क्यों नहीं करती, आप हम सभी को बाहर ले चलो ना खाने पर। हाँ, और पता नहीं तेरी भाभी क्या खाती है क्या नहीं। कम से कम अच्छे होटल में तो देसी विदेशी सारा खाना होता है ना। बहू को भी सास और ननद की बात जच जाती है। वो उन लोगों को लेकर 5 स्टार होटल जाती है। आई विल टेक ओनली लेमन वाटर। मैं भी बस एक सैंडविच लूंगा। लेकिन ननद और सास वो लोग तो जैसे सोच कर आती है कि बहू को उसी के अंदाज में समझाना है। अच्छा है, यहाँ का तो नींबू पानी और सैंडविच भी हजारों में होगा। अब माँ और ये ननद रानी भी कम खाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन कहाँ कोई कम खाए। रोटी, चावल, दाल, सलाद। उससे पहले स्टार्टर में सूप और नट्स। हाय रे, वे लोग तो खाए जा रहे थे। आहा, रोटी का मन नहीं है, चावल ले आओ। मेरे लिए नूडल्स, और उसके बाद क्या लाना है बाद में बताते हैं। इधर बहू अपना पर्स देख रही थी। अरे क्या हो गया बहू, तू कुछ नहीं लेगी क्या? रुक, वेटर को बुलाती हूँ। अब सास के अंदाज में बहू धीरे से कहती है, माँ जी बेइज्जती हो जाएगी प्लीज। अब समझ में आया बहू। हाँ माँ जी, बस मुझे माफ करिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। सुबह का समय था। अरोड़ा फैमिली नाश्ते के टेबल पर बैठी हुई गर्मा गर्म आलू के पराठे खा रही थी और मोना के हाथ के बने गर्मा गर्म पराठों की तारीफ कर रहे थे। क्या कहते हो जी, आज के पराठे तो बिल्कुल कमाल के बने। सुबह सुबह खाकर एकदम मूड फ्रेश हो गया भाई। मम्मी आपके पराठों की बात ही कुछ और है, सच्ची बड़े अच्छे बने। लेकिन एक बात बताओ, रोज रोज नाश्ते के टेबल पर बैठकर सिर्फ पराठे पर डिस्कशन करने के बाद हम सब अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अरे कभी कोई सीरियस डिस्कशन होगा कि नहीं इस घर में? सुबह का समय है, थाली में इतने बढ़िया पंजाबी पराठे रखे हुए और तुझे डिस्कशन सूझ रहा है? तू पंजाबी हो ही नहीं सकता। मुझे तो कभी कभी शक होता है हॉस्पिटल में नर्स ने मेरा बच्चा तो नहीं बदल दिया। क्या मम्मी एक पराठे के लिए अपने बेटे के ऊपर शक करियो आप? बहुत हो गया अब इस पराठे पर डिस्कशन। ये बताओ, जीवन भर आप ही पराठे बनाती रहोगी या कभी कोई और पराठे बनाने वाली भी आएगी इस घर में? अरे बेटा, मुझसे कहाँ काम होता है, मैं तो खुद कब से काम वाली ढूंढ रही हूँ। लेकिन आजकल अच्छी काम वालियां मिलती कहाँ है? पैसे लेने के लिए इतना बड़ा मुंह खोलती है और काम एक ढेले का नहीं होता इनसे। मम्मी यार कमाल करती हो आप। आपको क्या लग रहा है नौकरानी के बारे में बात करूंगा मैं आपके साथ? इतने सीधे हो या फिर सीधे बनने का नाटक करते हो? आपको सच में समझ में नहीं आ रहा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? बेटा समझ में तो सब कुछ आ रहा है, बस तुझे ये समझाना चाह रही थी कि तेरी उस गुजरातन के बारे में बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उससे तो अच्छा मैं थोड़ी मेहनत करके कोई ढंग की काम वाली ना ढूंढ लूं, जीवन भर का सुकून हो जाएगा। मम्मी आप मेरे बीवी और एक नौकरानी में कोई फर्क ही नहीं समझती हो क्या? मतलब मेरी बीवी के बारे में डिस्कशन करना इस घर में एक नौकरानी के बराबर हो गया है? आपके जैसी पढ़ी लिखी औरत से ना ऐसी उम्मीद नहीं की थी मैंने। बाय गॉड, आप भी ना कभी कभी बहुत गलत बोल देती हो। अरे थक गए हैं भाई तुम्हारी रोशनी देवी के बारे में सुन सुन के। तुझे भी एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? कितनी बार बता दिया मैंने तुझे कि तेरी वो रोशनी इस घर में शादी करके नहीं आ सकती। कहाँ हम वाहे गुरु करने वाले लोग और कहाँ वो जय जिन अंदर करने वाली। अरे देख बेटा, हमारा कोई मेल नहीं है उसके साथ। मुझे उसके धर्म से उसके शहर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा कहना इतना सा है कि शादी ना मेल वाले लोगों के साथ की जाती है, ऐसे बेमेल शादी टिकती नहीं है। और मेरे कोई 2-4 बेटे तो है नहीं जो मैं एक्सपेरिमेंट करती फिरूं।
एक ही पुत्र दिया है भगवान जी ने, और उसके साथ मैं कुछ गलत नहीं करने वाली। हम तो जी ट्रायल एंड टेस्टेड लड़की पर भरोसा करेंगे। हम पंजाबी है भाई, इसलिए इस घर में सिर्फ पंजाबी लड़की आएगी। हो गया फैसला। मम्मी आपके कहने से क्या होता, मुझे तो रोशनी ही पसंद है, मुझे नहीं चाहिए आपकी पंजाबन। शादी मेरी हो रही है, फरमान आप सुना रहे हो। अरे एक बार अपने बेटे से तो पूछ लो उसे कैसी लड़की चाहिए। अरे बेटा क्यों हमारा बुढ़ापा खराब करना चाह रहा है? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शादी ना अपने बराबरी वालों में की जाती है। ये जाति धर्म कुछ सोच कर ही बनाया ना, ताकि इंसान अपनी बाउंड्री में सिमट कर रहे। ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। हम पंजाबी लोग हैं, हमारा खाना पीना उठना बैठना बोलने व्यवहार अलग होता है। हमारे कम्युनिटी की लड़की आएगी, वो हमें समझेगी, हम उसे समझेंगे। ऐसे ही तो परिवार चलते हैं ना पुत्र। अब तू दूसरी कम्युनिटी की लड़की लेकर आ रहा है, ना हमें उसके धर्म का पता, ना उसे हमारे धर्म का पता। रोज रोज कलेशी होंगे ना घर में, हमें उसका खान पान समझ में नहीं आएगा, और उसे अपने घर का खाना पीना समझाते समझाते मेरी उम्र निकल जाएगी। अरे पूरी जिंदगी खपा दी तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने में, खाना पका पका कर खिलाने में। अब बुढ़ापे में मेरी भी तो इच्छा हो ना कि कोई ढंग की बहू आए तो हम भी उसके हाथ के गर्मा गर्म पंजाबी पराठे खाए। जैसे तुम दोनों बाप बेटे अभी टेबल पर बैठकर वाह वाह कर रहे थे, हमारी प्लेट में भी ला कर रखे कोई गर्मा गर्म पराठे, हम भी फिर वाह वाह करके खाए। तेरी वो ढोकला और थेपला बनाने वाली इस घर में ना चल पाएगी बेटा। मम्मी जी पुराने जमाने की सास वाली बातें करना तो बंद कर दो। आँख खोलो, वो गुजराती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि साल के 365 दिन वो लोग ढोकला या थेपला ही खाते रहते हैं। ये तो बदनाम करने वाली बात है। हम पंजाबी है तो इसका क्या ये मतलब है कि हम लोग रोज चिकन खाकर दारू पी रहे हैं? हाँ भाई पी रहे हैं दारू, हम तो रोज पीते हैं। तेरी उस गुजरात वाली को दिक्कत हो तो ना करे पंजाबियों के घर में शादी। हम तो डंके की चोट पर पीते हैं रोज, और मुर्गा भी खाते हैं। कल को उसने यहाँ आकर विज्ञान क्रांति चालू कर दी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पापा जी सोशल मीडिया कम देखा करो आप, सारे गुजराती जैन नहीं होते। हाँ रोशनी गुजरात से है लेकिन वो जैन नहीं है, हम लोगों की तरह लहसुन प्याज खाती है वो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ढोकला फाफड़ा थेपला के अलावा उसे बाकी खाना बनाना भी आता है। अरे पुत्र हमारे यहाँ का स्पाइसी खाना खा लेगी वो। मैंने तो सुना है गुजराती सारे खाने में मिठा डालकर बनाते हैं। देख बेटा अपने जीते जी राजमा और छोलों की दुर्गति होते मैं तो नहीं देख सकती। उसने मेरे राजमा में अगर चीनी मिला दी ना तो भगवान की कसम उससे पहले तुझे घर से निकालूंगी मैं। सारे फसाद की जड़ तो तू ही है। हाय पंजाबियों की इतनी सुंदर सुंदर कुड़ियां हैं और तुझे पता नहीं क्या दिख गया उसमें ऐसा। समझा देना उसे असली पंजाबी है हम। ढोकले की जगह पराठों का नाश्ता करते हैं, बनाना सीख कर आया। मैं कोई नरमी बरतने वालों में से नहीं हूँ। मुझे पता था मम्मी आप मान जाओगे वो तो बस आप थोड़ा सा नखरा कर रहे थे। आप ना फिक्र ना करो, मैं सब समझा दूंगा उसको। भैया ऐसे थोड़ी ना चलेगा, पंजाबियों के घर में आएगी तो पंजाबन बन के रहना पड़ेगा। हमारा ड्रेसिंग स्टाइल खाना पीना सब सिखा दूंगा मैं थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू थैंक यू। माँ को थैंक यू कहने के बाद टीटू खुश होकर वहां से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद क्या बात है मुन्ना, तू तो कहती थी अपने जीते जी उस गुजरातन को घर में आने नहीं देगी, अभी क्या हुआ? अब क्या बताऊं जी, इकलौता बेटा है हमारा। देख नहीं रहे हो कैसे बावला हुआ जा रहा है उसके प्यार में। अब हम उसके माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों की बात नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। भगवान ना करे कल को कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो क्या करेंगे हम लोग। हमारे जीने का वही तो सहारा है। अभी 3 दिन पहले ना मेरी सहेली के बेटे ने कोर्ट मैरिज कर ली अपनी पसंद की लड़की के साथ। क्या कर लिया माँ बाप ने, हाथ मलते रह गए बेचारे। ना बहू अपनी पसंद की मिली और बेटा भी गया हाथ से। क्या फायदा हुआ। इससे तो अच्छा समझदारी इसी में है कि जब बच्चे जिद पकड़ लेना तो उनकी हाँ में हाँ कर दो। कम से कम घर छोड़कर भागने की नौबत तो नहीं आती। सोचो हमारा टीटू ही कल को उस गुजरातन के साथ शादी करके अलग रहने लग जाए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी सोसाइटी में। हमारे मानने न मानने से क्या होता है। बालिग गए दोनों, कानून इजाजत देता है अपनी पसंद से शादी करने की, तो हम किस खेत के मूल्य है। क्या बात है भाई, पंजाबी पराठे बनाने वाली मेरी मुन्ना इतनी बड़ी बड़ी समझदारी की बातें करना भी जानती है। ये तो मुझे आज पता चला, वरना मैं तो यही समझता था कि मुन्ना की बातें सूटों पर शुरू होकर सैंडल पर खत्म हो जाती है। इससे आगे की बात मुन्ना को पता नहीं है। हटो जी,
बहू आने लग रही है घर में। और क्या है, ससुर जी अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, हर समय मस्करी। बड़े भारी मन के साथ मोना ने गुजरात की लड़की को अपने परिवार में आने के लिए परमिशन तो दे दी थी, लेकिन अपने उस मन का क्या करे जो अभी भी चीख चीख कर पंजाबन को अपनी बहू बनाने के लिए कह रहा था। खैर, जब शादी की परमिशन दे दी तो जल्दी शादी भी हो जाती है और टीटू की दुल्हन रोशनी घर आ जाती है। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाना है मुझे खाने के लिए? क्या बेटा, बताया नहीं तुझे टिट्टू ने कि पंजाबियों की पहली पसंद क्या होती है? मम्मी जी, उन्होंने तो बहुत सारी चीज बताई थी, आप बताइए ना, आप लोग क्या खाएंगी, मैं बना दूंगी। हो बेटा, शादी में ना बहुत खा लिया ये शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, तो ऐसा कर पराठे बना ले। पराठे में तो जान बसती है पंजाबियों की, है ना टिट्टू? हाँ रोशनी, मम्मी ठीक कह रही हैं, तुम पराठे ही बना लो। चलो, ये तो पता लग गया कि नाश्ते में पराठे बनाने हैं, लेकिन पराठे बनाने किसके है ये तो बताया नहीं मम्मी जी ने। और मम्मी जी तो गुरुद्वारा भी चली गई। ऐसा करती हूँ, अपनी चॉइस से बना देती हूँ। और वैसे भी ना मम्मी जी की बातें सुनकर लग रहा था कि पराठे उनके फेवरेट है, पराठे खाने में थोड़ी ना उनको कोई दिक्कत होगी। हो रोशनी अभी सोच ही रही थी, तभी टीटू रसोई में आता है। अरे तुम अभी तक खड़ी हो, फटाफट नाश्ता बना लो, थोड़ी देर में मम्मी आती होगी, फिर कहेंगी तुमने नाश्ता लेट कर दिया। मैं ना सोच रही थी कि पराठे कौन से बनाऊं। लो जी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, टिट्टू से पूछ लिया होता, मैं मदद कर देता तुम्हारी। तुम ऐसा करो, बस बस रहने दो, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम ना बस किचन से बाहर जाओ। आज की रस्म बहू की होती है, इसमें आदमी लोगों का कोई काम नहीं है, तुम मेरी रस्म खराब मत करो ना। मुझे पता है तुम्हें कुकिंग की कितनी नॉलेज है, तुम बाहर जाकर डाइनिंग टेबल पर वेट करो, जाओ। हाँ, इधर सब संभाल लूंगी मैं। अरे पर मेरी बात तो सुन लो। मैंने बोला ना, नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात, तुम अपना सजेशन अपने पास रखो, किचन मैनेज करने के लिए मेरे को कोई असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। हो टीटू की रसोई से जाने के बाद चलो, अब टीटू को तो भगा दिया, ऐसा करती हूँ मेथी के पराठे बना देती हूँ। इस समय में तो बाजार में अच्छी अच्छी हरी हरी मेथी आ रही है, मम्मी जी पे खाकर खुश हो जाएंगी। और ऐसे भी उनकी उम्र में तो ऐसी हरी हरी सब्जियां ही अच्छी है पेट के लिए। रोशनी मेथी के गर्मा गर्म पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ देर बाद जब सासू माँ गुरुद्वारा से वापस लौटती है तो रोशनी सबका नाश्ता टेबल पर लगा देती है। रोशनी को लग रहा था कि जरूर उसके पराठे खाकर आज घर में सब लोग उसकी वाह वाह करेंगे, लेकिन जैसे ही परिवार में सबने पराठे की शक्ल देखी, देख लिया आपने, पहले दिन ही हवा निकल गई ना। ये पराठे, इसको पराठे कौन कहता है भाई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इन पराठों को सूखे की बीमारी कैसे हो गई? अरे चुप करो ना, बहू का आज पहला दिन है, बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। उसने मेहनत तो की है ना, कोशिश करेगी तो एक दो बार में अपने आप बनाने लगेगी हमारे पंजाबी स्टाइल के पराठे। क्या बात है मम्मी जी, आप लोग धीरे धीरे फुसफुसा कर बात कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आए पराठे? बेटा जी, घर में घी खत्म हो गया था क्या? नहीं तो मम्मी जी, घी का डब्बा तो भरा हुआ है। और मक्खन? वो भी है ना फ्रिज में, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रही है? बस वैसे ही बेटा जी, मुझे लगा कहीं खत्म तो नहीं हो गया। बेटा ऐसा करो, एक कप चाय और बना लो, फिर आराम से तुम भी नाश्ता कर लो। ससुर की बात सुनकर बहू रोशनी रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। मम्मी, आज पहला दिन है उसका, क्यों ऐसे बात कर रही हो आप? वो तो भोली वाली है। मेरी रोशनी आपके टॉन्ट को समझ भी नहीं पाई, कोई और होती ना आपकी तरह तेज तरार तो पहले ही दिन झगड़ा होना था यहाँ। बेटा, तेरी बीवी ने खाना तो ऐसा बनाया है कि खाने के बाद बड़े जोर से कलेश करने का मन कर रहा है। जाने दे। अगले दिन रोशनी बेबी, नाश्ते में आज तुम पराठे बनाना, लेकिन पराठे आलू के होने चाहिए, और वो भी पंजाबी स्टाइल के, समझ गई? ये पराठे तो पराठे होते हैं, पंजाबियों का पराठों के ऊपर कोई कॉपीराइट है क्या? हैं? आए बड़े पंजाबी स्टाइल वाले पराठे। रोशनी, पंजाबी स्टाइल पराठे मतलब शुद्ध देसी घी में नहाए हुए, ऊपर से मक्खन रखकर सर्व किए हुए पराठों को पंजाबी पराठा कहते हैं। जैसा पराठा तुमने कल बनाया था ना, ऐसा रूखा सूखा पराठा कोई नहीं खाता यहाँ। पर कौन सी किताब में लिखा है
कि पराठे खाओ तो उसे घी में नेला कर बनाओ। तुम्हें पता है इतना ज्यादा घी कितना अनहेल्दी होता है? और घी से बने पराठे के ऊपर इतना सारा मक्खन रखकर खाना कोई समझदारी नहीं है। मम्मी पापा की क्या उम्र है इतना घी मक्खन खाने की? कल को उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा? अब समझ में आया, जो तुम्हारी चर्बी लटक रही है ना पेट पर, इन पंजाबी पराठों की ही देन है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, पंजाबी नहीं अब गुजराती पराठे खिलाऊंगी। पर देखना कैसे तुम्हारे साथ साथ पूरे परिवार की हेल्थ सुधारती हूँ मैं। रोशनी, मैं जो भी कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम समझती नहीं हो। इस घर में हेल्थ की नहीं टेस्ट की जरूरत है सबको, और सबका टेस्ट वही है जो मैंने तुम्हें बताया। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो मन करे वो बना लो। आए बड़े घी में नहाया पराठा खाने वाले। मैं भी देखती हूँ कैसे खाते हैं सब घी में नहाए पराठे। अगले दिन रोशनी नाश्ते में गोभी के पराठे बना देती है। देख रहे हैं जी, कल मेथे के पराठे बने थे, आज गोभी के पराठे बन गए। बस आलू तक नहीं पहुंच पा रही है आपकी बहू की। और पराठे की हालत तो देख लो, ऐसा लग रहा है घी की बस दूर से शक्ल दिखाई है इसने, पराठों के ऊपर तो लगाया ही नहीं। ऐसा सूखे सूखे पराठे कौन खाता है? इतने बकवास पराठे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाए। अरे कलंक है पंजाबियों के नाम पर ये बहू, कहीं रिश्तेदारी में ले जाने लायक नहीं है। ए बहू, ऐसा कर, फ्रिज में से वो मक्खन उठा ला, तुझसे तो हम पंजाबियों के मतलब के पराठे बनने से रहे। माँ जी, मक्खन तो खत्म हो गया है। वो कल शाम को मैंने ब्रेड बटर खाया था ना, तो उसमें सारा बटर वापर लिया। क्या मैनेजमेंट है तुम्हारा? बताओ, घर में मक्खन नहीं है? अरे पंजाबियों के घर में मक्खन घी दूध कभी खत्म नहीं होता। और ये सूखे मरीज वाले पराठे मत बनाया कर, थोड़ा घी लगा देगी इनमें तो घिस जाएगी क्या तू? ए माँ जी, घी लगाकर ही पराठे बनाए हैं, आप खाकर देखिए तो सही। अरे भाई, इनकी शक्ल ही ऐसी बेरंगी है, खाने को मन ही नहीं कर रहा। सुनो जी, समझा देना अपनी बहू को, मेरे लिए आगे से सवेरे सवेरे पराठे ना बनाए, मुझे अपनी सुबह खराब करने का कोई शौक नहीं है। घर में सबकी ज्यादा घी मक्खन वाले पराठे की आदत छुड़ाने के लिए रोशनी लगभग हर रोज नाश्ते में पराठे तो बनाती थी, लेकिन उसके पराठे कम घी तेल मक्खन वाले होते और उसके सूखे सूखे पराठे को देखकर सास मोना जल फूंक कर आधी हो जाती। दोनों सास बहू के बीच में ये खींचतान चलती जा रही थी कि एक दिन मोना के मायके से फोन आता है। जी, जस्सी अपनी बीवी के साथ आ रहा है मुंबई से, आप भी आ जाओ कल। 3 महीने हो गए, लेकिन बहू की जॉब के कारण हमने तो अभी तक पहली रसोई कराई नहीं है। कल ये काम भी खत्म करा लेते हैं। तो कितने दिन से मुंबई में ये खाना नहीं बना रही? अरे जीजी, मुंबई में तो बना रही होगी, लेकिन जो रस्म होती है ना वो होती है, हमारे सामने तो बनाया नहीं, इसलिए हम तो अपनी तरफ से रस्म करवा के अपना फर्ज निभा लेंगे। फोन रखने के बाद, सुनते हो जी, मेरा भतीजा 3 महीने बाद अपनी पत्नी को लेकर वापस आ रहा है। भाभी ने सबको बुलाया है पहली रसोई की रस्म के लिए। कल देखना आप, असली पंजाबी पराठे किसे कहते हैं। पंजाब बनाया जस्सी की दुल्हन, पंजाबियों वाली बात होगी उसके हाथ के खाने में। मैं तो जरूर जाऊंगी, कैसे भी इस गुजरातन के हाथ के फीके सूखे पराठे खा खा के बोर हो गई हूँ। अगले दिन जस्सी की बीवी रक्षिता अपनी पहली रसोई में सबके लिए पराठे बनाती है। मोना दीदी, आप बैठिए ना, बहू गर्मा गर्म पराठे बना रही है, मैं आपको ला कर देती हूँ, खाकर बताइएगा कैसा लगा हमारी रक्षित के हाथ का खाना। जैसे ही मोना की प्लेट में पराठा आता है, उसकी शक्ल देखकर वो बिल्कुल चौंक जाती है। ये क्या देख रही हूँ मैं? ये रक्षित तो पंजाबन है ना, फिर पंजाबन होकर हमारी गुजराती बहू की तरह सूखे सूखे फीके से पराठे क्यों बना रही है? बुआ जी, आप पराठे खाकर कुछ परेशान से नजर आ रही हैं। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया क्या पराठा? रक्षिता बेटा, माफ करना, लेकिन निराश हो गए तुम्हारे हाथ का खाना खाकर हम। अरे हमें तो लगा था पंजाबी लड़की हम पंजाबियों की तरह स्पेशल पंजाबी पराठे बनाकर खिलाएगी, जिसकी खुशबू से चौराहे तक पता चल जाए कि आज यहाँ आलू के पराठे बना रहे। और तुमने ये पनीर के पराठे बनाकर रख दिए, वो भी 2 बूंद घी टपका रखा है बस। हम पंजाबी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे पास रोज 1 लीटर घी पीने का लाइसेंस हो गया। बदलता जमाना है, उसके साथ सबको बदलना चाहिए। और कितने दिन कोई आलू के पराठे खाएगा? बचपन से आलू के पराठे खा रही हूँ, और अब तो ना आलू के पराठे के नाम से चिढ़ हो गई है मुझे। सारे पंजाबियों के मोटापे का कारण है ये आलू, इसीलिए मैंने आलू के बजाय पनीर के पराठे बनाए। इससे खाकर कम से कम प्रोटीन तो मिलेगा, और कम घी तेल में खाना बनाना आजकल का ट्रेंड है।
अब पराठे घी में न लाकर कोई नहीं बनाता। भाभी देख लिया आपने, कितनी समझदार है मेरी बहू। अरे लाखों में एक है, तभी तो इतना गुरूर है मुझे अपनी रक्षिता पर। जो भी बनाती है सबकी सेहत का ख्याल रखकर सोच समझ कर बनाती है। लो जी, यहाँ तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हो गई। जब पंजाबन होकर रक्षिता ऐसे सूखे पराठे बना सकती है तो फिर मेरी रोशनी में ऐसी क्या कमी है। वो बेचारी भी तो इतने महीनों से यही समझा रही थी कि कम घी तेल और मक्खन वाला खाना खाना सेहत के लिए सही रहता है। मैं ही पागल थी जो अपने पंजाबी होने के घमंड में उसके बनाए हर खाने को नकारती रही। मोना को अपनी गलती समझ में आ गई थी और अब घी में लिपटे पंजाबी पराठे खाने का उसका फितर भी उतर गया था। बदलते जमाने के साथ अब उसने भी कम घी तेल वाले पौष्टिक पराठे खाने सीख लिए थे।